नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 3 की, जिसका शीर्षक है आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें हम आज बात करेंगे प्रश्नावली 3.1 की, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 हमारे सामने है कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यानी हमें वह आंकड़ा निकालना है जो हमें यह बताएगा कि हमारी अपनी कक्षा के जो यानी आपकी कक्षा 7 के जो 10 विद्यार्थी हैं उनकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, अभी पता कर लेते हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि परिसर जब निकाला जाता है तो उसका एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या होता है? वो ये होता है कि जो अधिकतम ऊंचाई होती है उसमें से हमें जो सबसे कम ऊंचाई है, जो न्यूनतम ऊंचाई है, वह घटा देना होता है। तो जो प्राप्त हमें होता है उसे हम परिसर कहते हैं। समझ लीजिए कि एक एवरेज हाइट हमने उनकी निकालनी है। ठीक है, तो सूत्र तो हमें पता चल ही गया है, तो क्यों ना हम एक काम करें कि पहले 10 विद्यार्थियों की हाइट जो है वो यहाँ पे हम लिख लें। तो एक तालिका जैसा आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैं आपकी सहायता के लिए यहाँ पे जो है एक तालिका आपके सामने बना रहा हूँ। आप देखिएगा किस तरह से मैंने तालिका बनाई है। सबसे पहला जो कॉलम है मैं यहाँ पे जो खींच रहा हूँ ये रहेगा सीरियल नंबर का। यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिखेंगे। ठीक, दूसरा जो कॉलम है वो कॉलम होगा आपके विद्यार्थियों के नाम का, और स्वतः अपने आप जो तीसरा कॉलम बन गया है वो है ऊंचाई का, जहाँ पे हम फुट में ऊंचाई लिखेंगे। ठीक, एक लाइन और यहाँ पे इस तरह से ऐसी स्ट्रेट खींचनी ही पड़ेगी, इस तरह से। अब जो है एक और लाइन खींच देता हूँ। ये एक तरह से कॉलम हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीरियल नंबर, और यहाँ पे जो है आ जाएगा विद्यार्थियों के नाम। ठीक, और इस वाले कॉलम में आप लिख देंगे ऊंचाई। वो भी कैसे लिखेंगे आप? फुट में। ये आपको याद रखना है, ऊंचाई जो है यहाँ पे आपको फुट में लिखनी है। ठीक, अब पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो जैसे मैंने नाम लिख दिया, एक विद्यार्थी राखी है मान लीजिए आपकी कक्षा में, और उसकी ऊंचाई जो है लगभग मान लीजिए 4.2 फीट है। ठीक, यानी 4 फीट 2 इंच। इसके बाद दूसरे नंबर पे विद्यार्थी का नाम मान लीजिए है अदिति। अदिति की हाइट कितनी है? 4.5 फीट में। ठीक, इसके बाद में तीसरे नंबर पर मान लीजिए विद्यार्थी है रोहित। ठीक, रोहित की हाइट कितनी है? 5 फीट मान लीजिए। चौथे स्थान पर नाम लिखना हो तो लिख दीजिएगा रमन। ठीक है, ये मैं आपको एक उदाहरण सहित करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको कैसे करना है। तो हाइट जो है वो 5 फीट 1 इंच हो गई इसकी। फिर 5वें नंबर पर जो है रमन के बाद में नाम लिख देते हैं रिया का। सब विद्यार्थियों के नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। रिया, ये हो गया 5 फीट 2 इंच। फिर इसके बाद में 6ठे नंबर पर रिया के बाद में नाम आ जाएगा हरमिंदर का। हरमिंदर की जो हाइट है वो है 5 फीट 3 इंच। ठीक, इसके बाद में अगला नाम आ जाएगा 7वें स्थान पर। हरमिंदर के बाद नाम लिख दीजिए गौतम का। अगर गौतम की बात करें तो गौतम की जो हाइट है वो कितनी होगी? 5 फीट 1 इंच। ठीक, इसके बाद में 8वें स्थान पर जो है नाम आ जाएगा मयंक का। वो हो जाएगी 4.7 फीट। फिर इसके बाद में 9वें नंबर पे नाम आ जाएगा शिखर का। हाइट हो जाएगी 4.9 फीट। फिर 10वें नंबर पर नाम हो जाएगा आपका नीतीश का, और हाइट हो जाएगी 4.5 फीट।
ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये होने के बाद में आपको जो है अब यहाँ पे ज्ञात करना है क्या, परिसर। यही ज्ञात करना था, है ना। परिसर कैसे ज्ञात करेंगे, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई बराबर हो जाएगी अधिकतम ऊंचाई में से न्यूनतम ऊंचाई आपको घटाना, यही सूत्र बताया था मैंने आपको। न्यूनतम ऊंचाई ये आपने घटा दिया। कैसे घटाएंगे आप, अधिकतम ऊंचाई इसमें से कितनी है, ये वाली है ना, 5.3, इसमें से घटा दीजिए। न्यूनतम यानी सबसे कम कितनी दिखाई दे रही है यहाँ पे आपको, ये 4.2 घटा दिया हमने, तो हमें मिल जाएगा 1.1, है ना। फुट लिख देता हूँ, स्पष्ट है। तो ये जो है हमारा उत्तर हो गया। इसी तरह से इसे हमें हल करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इसे हल किस तरह से करना है। इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। प्रश्न क्रमांक 2 है कि कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए, जिसमें 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6, 7 ये सब अंक दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें जो है इसके एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए जो अंक हैं इनको सारणीबद्ध रूप में संगठित करना है और फिर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं, उस हिसाब से सारणीबद्ध करेंगे। पूछा गया है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, फिर लिखा है सबसे छोटा कौन सा है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है, यानी परिसर भी निकालना है, और लिखा है अंक गणितीय माध्य। अच्छा ठीक है, अंक गणितीय माध्य भी हमें निकालना है। माध्य का मतलब क्या होता है, पहले सरल भाषा में आप यहाँ पे 2 मिनट समझ लीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 विद्यार्थी हैं और उन 5 विद्यार्थियों को अंक प्राप्त हुए। कौन कौन से अंक प्राप्त हुए, एक पहले को 1 नंबर मिले, दूसरे को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4 और 5वें को 5। अब मैं कह रहा हूँ कि इसका अंक गणितीय माध्य बताइए। तो देखिए, अंक गणितीय माध्य जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप क्या कहेंगे, आपको क्या करना है, आप सबसे पहले ये करेंगे कि जो 5 अंक हैं उनको आप जोड़ देंगे आपस में, जितने भी हैं अंक गणितीय माध्य निकालने के लिए, और आप कहेंगे कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी बताई आपने, तो मैं कहूँगा 5 बताई मैंने, तो आप कहेंगे कि जो कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी जो कुल संख्या है उससे जो है कुल योग में भाग देना है, यानी ये जो कुल योग है इसमें भाग दे देना है कुल संख्या से। तो मान लीजिए अगर आप इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 और 5 10, है ना। तो ये हो जाएगा अपना 5 और 4 9 और 1 10 और 5 15/5 और ये आ जाएगा आपके पास जवाब 3। तो 3 जो है देखिए आप माध्य है ना। तो इस तरह से इसे निकाला जाता है, हल किया जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिए, तालिका तो आप बना ही लीजिएगा, मैं यहाँ सीधे लिख देता हूँ सीरियल नंबर। इसके बाद में उसके बाद में हम यहाँ पे लिख देंगे अंक, उसके बाद में लिख देंगे मिलान चिन्ह, और उसके बाद में लिख देंगे बारंबारता। ठीक, ये हो गया। चलो अब ये सीरियल नंबर को ऐसे नीचे करेंगे, ये अंक को नीचे करेंगे, ये मिलान चिन्ह को नीचे करेंगे, और ये बारंबारता का एक लाइन हो गया इसका भी। ठीक है, चलिए अब मैं लिखता हूँ आपके सामने। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखते हैं 1। ठीक है, अब प्रश्न में बताइए, जो लिखा हुआ है उसके अनुरूप मैं आंकड़े यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले पहला, मिलान चिन्ह जो है ऐसा लिखाएगा यहाँ पे, है ना, ऐसे ही लिखते हैं ना 1 के लिए, और बारंबारता यानी विद्यार्थियों की संख्या भी कितनी है, 1। ठीक है, इसके बाद में सीरियल नंबर 2, अंक भी कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2, मिलान चिन्ह हो जाएगा 2 के लिए ऐसा, और बारंबारता की अगर बात करें तो कितना है 2। ठीक है,
2 के लिए जो बारंबारता है वो कितनी है? 2। देखिए यहाँ पे कितने 2 हैं, जो प्रश्न में जो संख्याएं आंकड़े दिए हैं इसमें 2 कितनी बार आया? 2 बार, एक ये और एक ये, इसके अलावा तो कहीं 2 आया ही नहीं है ना, इसलिए 2 लिखी बारंबारता। फिर आते हैं सीरियल नंबर 3 पर, अंक फिर वही 3 हो जाएंगे, मिलान चिन्ह जो है 3 के लिए इसमें जो है 1 हो जाएगा, 3 एक बार आया है क्योंकि, तो वो ऐसा लिखाएगा और वहीं पर आप यहाँ पे भी लिख देंगे 1। इसके बाद में चौथे पे आइए, ये भी 4 हो जाएगा, फिर ये 4 जो है 3 बार आया है और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 3। फिर इसके बाद में 5 पे आ जाइए, अंक भी 5वां हो जाएगा, मिलान चिन्ह जो है ये भी 5 रहेगा, इसमें 4 हो गया और 5 ऐसा कर देते हैं, लाइन खींच देते हैं, आपको तो पता ही होगा कितनी बार आया है? 5 बार। 6वें पे आइए, अंक भी 6 ही होगा, मिलान चिन्ह जो है इसमें 6 4 बार आएगा, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये जो है इसकी बारंबारता 4 हो जाएगी। 7वें पे आइए, अंक 7 होगा, 7 जो है इसमें 2 बार आया है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। फिर इसके बाद में 7 के बाद में है 8, है ना, अंक 8 है, मिलान चिन्ह जो है अगर हम इसकी बात कर दें तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 और ये भी 1। फिर है 9, ये भी 9, ये भी 1 एक बार आया है और ये भी 1। ठीक, ये हो गया, स्पष्ट है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है सबसे बड़ा अंक कौन सा है ना, क्या पूछा है? सबसे बड़ा अंक। तो बताइए मुझे सबसे बड़ा अंक जो है कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? अंक की बात हो रही है इसकी, सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? 9। तो लिख दीजिएगा सबसे बड़ा अंक 9 है, पहला हो गया। दूसरा प्रश्न क्या पूछा है? सबसे छोटा अंक कौन सा है बताइए? सबसे छोटा अंक तो आपको पता ही है, 1 ही है ना। एक हो गया आपका। इसके बाद बोला इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा? तीसरा जो प्रश्न है देखिए, परिसर ही पूछा है, इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा? तो आप लिख दीजिए इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा? अधिकतम में से न्यूनतम यानी एक कम को घटाना, यानी 1 को कितना हो जाएगा? 8, तो 8 है, ये हो गया। फिर चौथा क्या पूछा है? चौथा और अंतिम है इसमें दूसरे का, अंक गणितीय माध्य। ठीक है, अंक गणितीय माध्य कैसे निकालते हैं बताइए मुझे। मैंने आपको बताया सबका योग बटे कुल संख्या, है ना। तो ठीक है, इसको मैं इस तरफ करता हूँ, नीचे तरफ, क्योंकि एक लंबी लाइन खींचनी पड़ जाएगी इसके लिए। ऐसा, इस तरह से सबको जोड़ देते हैं जो प्रश्न में दिया है। 4 धन 6 धन 7 धन 5 धन 3 धन 5 धन 4 धन 5 धन 2 धन 6 धन 2 धन 5 धन 1 धन 9 धन 6 धन 5 धन 8 धन 4 धन 6 धन 7, इन सबको जोड़ेंगे और कुल संख्या इनकी कितनी हो जाएगी गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 से इसको भाग दे देंगे। सबको जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आएगा, है ना। तो सबको जोड़ देंगे अगर आप, तो ये आ जाएगा पूरा 100 और बटे 20, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 10 बटे 2 5 आ जाएगा। तो 5 जो है इसका अंक गणितीय माध्य है। ठीक, ये हो गया आपका इसका उत्तर। अब हम इसके बाद में, ये प्रश्न को समझने के बाद में आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पे। क्या लिखा है प्रश्न क्रमांक 3? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं,
अब भाई पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं ये तो आपको पता ही है ना। पूर्ण संख्या वो होती है यानी शून्य धन प्राकृत संख्याएं, यही है। तो अब शून्य, शून्य, 1, 2, 3, 4 ये जो है प्रथम 5 पूर्ण संख्या हो गई। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कितनी हैं? 0, 1, 2, 3 और 4 हैं। स्पष्ट है? तो अब लिखिएगा इसलिए आप लिख दीजिए प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य जो है वो हो जाएगा संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो कितना हो जाएगा? 0 धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 बटे 5 बराबर 10 बटे 5, यानी ये हो जाएगा कितना? 2। तो आप लिख दीजिए कि अतः प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य 2 है। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो है आपका यहाँ पे तीसरा प्रश्न पूरी तरह से हल हो जाता है। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। तो प्रश्न क्रमांक 4 है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। अब देखिए क्रिकेट खिलाड़ी है, आपको क्रिकेट तो पसंद होगा ही, है ना। तो उसने क्या किया? 8 पारी खेली और इन 8 पारियों में उसने ये रन बनाए। पहली में 58, दूसरी में 76, तीसरी में 40, चौथी में 35, पाँचवीं में 46, छठवीं में 45, सातवीं में 0 अंक बनाए, आठवीं में 100 बना दिए। अरे वाह। अब आगे लिखा है कि उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। माध्य रन या माध्य स्कोर। ठीक। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ कुल पारियाँ, तो क्या आप समझ जाएंगे कि मैंने कुछ भी गलत नहीं लिखा? आसानी से आप समझ गए। कुल पारियाँ मतलब लिखना तो पड़ेगा ना। कितनी है? 8 है। ठीक है। अच्छा अगर हमें निकालना है माध्य, रनों का मान लेते हैं ना, रनों का माध्य, तो कैसे निकालेंगे थोड़ा मुझे बताएंगे आप? रनों का योग कर देंगे आप, और क्या करेंगे? अभी पिछले प्रश्न में बताया था। वेरी गुड। कुल पारियाँ, कुल संख्या, तो कुल पारियों की संख्या यानी कुल पारियाँ। ठीक है, चलिए तो निकालें। अब जोड़ देते हैं। क्या क्या है बताइए? 58, 76, 40, 76 सही से लिख देता हूँ मैं, फिर 35, फिर 46, फिर 45, फिर 0, फिर 100। अच्छा टोटल कितना है? 8। ठीक है, अब इनको जोड़ देते हैं अपन, है ना। तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, आप जोड़ के देखिएगा, 400 बटे 8। फिर जब इसमें भाग दे देंगे तो 8 एकम 8, 8 पाना 40 और 0, तो ये हो जाएगा 50। तो आपको उत्तर में क्या लिखना पड़ेगा? उत्तर में लिखना पड़ेगा कि अतः खिलाड़ी का माध्य स्कोर 50 है। ठीक है, खिलाड़ी का माध्य स्कोर कितना है? 50 है। ये हो गया क्या? इसका अपना उत्तर हो गया। ठीक है। अच्छा अब अगर हमने प्रश्न क्रमांक 4 कर लिया है, तो आपको क्या लगता है हमें प्रश्न क्रमांक 5 कर लेना चाहिए, है ना। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 पे आते हैं। पहले प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं ताकि कोई भी कठिनाई हमें प्रश्न को हल करते समय ना हो। क्या है प्रश्न क्रमांक 5? दिया है, निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। भाई ठीक है, 3 खिलाड़ी हो गए, ए, बी और सी, ये 3 खिलाड़ी हो गए। खेल 1 में ए ने 14 रन बनाए,
बी ने 0, सी ने 8 बनाए। खेल 2 में यानी दूसरे खेल में ए ने 16 बनाए, बी ने 8 बनाए, सी ने 11 बनाए। तीसरे खेल में ए ने 10 बनाए, बी ने 6 और सी खेला ही नहीं। चौथे खेल में ए ने 10 बनाए, बी ने 4 बनाए और सी ने बनाए 13 रन। ठीक है, तो ये सबके रन यहाँ पे आपको लिखे हैं। ये भी बताया है कि कुल खेलों की संख्या कितनी है, 4 है और खिलाड़ी कितने हैं, 3 है। ठीक है, ये तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब एक एक करके प्रश्नों का जवाब देते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रत्येक खेल में ए के द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। एवरेज रन हमें निकालना है, औसत अंक हमें निकालने हैं रनों के। तो सबसे पहले दूसरे प्रश्न पर नहीं जाएंगे, पहला ही वाला हल करेंगे। क्या है पहला प्रश्न, अभी हमने पढ़ लिया। अब हमें पता है कि औसत अंक निकालने के लिए क्या करना होता है, वही सूत्र लिखना होता है कि कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है ना, तो चलिए अभी कर देते हैं। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे देखिए स्टेप पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। आप लिखेंगे खेल में ए द्वारा अर्जित देखिए, जिस ज़बान में जिस भाषा में प्रश्न पूछा जाए उसी में जवाब दिया जाता है। यहाँ पे अर्जित ही लिखा है तो अपन भी अर्जित लिखेंगे, है ना। अर्जित औसत अंक कितने हो जाएंगे, आप लिख देंगे अंकों का कुल योग बटे आपको लिखना पड़ेगा खेलों की कुल संख्या। यही लिखना पड़ेगा ना। चलिए ठीक है, तो अब इसको हल कर दें अपन। यहाँ पे कर देते हैं इसके बाद का। तो भाई ए के द्वारा कौन कितने हैं, पहले खेल में 14, फिर 16, फिर 10, फिर 10 हो गया। बटे में कुल कितने अंक हो गए, 4। चलिए अब दोनों को जोड़ दें, 10 और 10 20 और 14 और 16 कितने हो गए, 30। ठीक है, तो 30 और 20 हो जाएंगे कितने, 50 बटे 4। 50 को 4 भागों में बांट देंगे, तो 2 भागों में बांटेंगे तो 25। अब 25 का आधा करेंगे तो 12 और आधा यानी 12.5। ठीक है, ये हो गया भाई हमारे पहले का उत्तर। चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं क्या है। दूसरा वाला है प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से, और क्यों। तो भाई देखो सी वाले में ना हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, मुझे बताइएगा। हम 3 से भाग देंगे क्योंकि जो एक मैच है वो तो उसने खेला ही नहीं, केवल 3 ही खेल में भाग लिया उसने, है ना। तो अब देखिए इसका जवाब आप कैसे लिखेंगे। भाई जवाब लिखना ही तो एक कला है, एक आर्ट है, वही तो आना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए हम कुल अंकों को 3 से भाग देंगे क्योंकि सी ने केवल 3 खेलों में ही भाग लिया। ठीक है, ये हो गया, 3 खेलों में ही भाग लिया है। ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। अब इसके बाद में हम तीसरे पे आएंगे। तीसरा लिखा है बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। बी ने तो सभी खेलों में भाग लिया है, अब अंकों का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो भाई ये तो बहुत ही सरल है ना, हमें तो सूत्र ही पता है। जब सूत्र पता है तो फिर डरने घबराने की क्या आवश्यकता। तो लिख देंगे कि बी ने सभी 4 खेलों में
भाग लिया है ना, लिया है। तो जब अगर सभी 4 खेलों में भाग लिया है तो इसीलिए बी के अंकों का माध्य क्या हो जाएगा? बी के अंकों का माध्य हो जाएगा अंकों का कुल योग बटे, आपको लिखना पड़ेगा खेलों की कुल संख्या। यही करना पड़ेगा ना? ठीक है, तो अब बताइए कितना हो गया भाई? पहले में तो 0 है, फिर दूसरे में 8 है, फिर 6 है, फिर 4 है। प्रश्न में देखिएगा यही मिलेंगे, और कुल संख्या तो 4 है। फिर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 और 4 10 और 8 18/4। और जब आप इसको भाग देंगे, 4 हिस्से में बांट देंगे 18 को, तो 9 9 2 हिस्से होगा। 9 को बांटेंगे तो 4.5। ये हो गया भाई आपका उत्तर। चलिए अब चौथा वाला पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है? अब देखो भाई, आपको पता है हमने पहले प्रश्न में ए का औसत अंक निकाल लिया, ठीक। दूसरे में हमने कहा कि सी को निकालने के लिए 3 से भाग देंगे। तीसरे में हमने बी का निकाल लिया, लेकिन हमने सी का अभी तक नहीं निकाला। जब तक हम सी का औसत नहीं निकालेंगे हम तीनों की तुलना तो नहीं कर पाएंगे, है ना? तो ठीक है, अब देखिए मैं आपके सामने तीसरा वाला हल कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा चौथा वाला कैसे हल होगा। यहाँ पे चौथे वाले का उत्तर आपको इस तरह से देना होगा बच्चों कि यह जानने के लिए, क्या जानने के लिए? कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। क्या करना पड़ेगा? हमें सभी खिलाड़ियों का माध्य निकालना होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? है ना? सभी का माध्य निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले लिख देते हैं ए के अंकों का माध्य। बताइए हमने कितना निकाला था? ए का 12.5। फिर लिख देते हैं बी के अंकों का माध्य। कितना हो जाएगा? बी के अंकों का माध्य हो जाएगा, समझ लो 4.5। फिर लिख देंगे सी के अंकों का माध्य। अब बताइए सी के अंकों का माध्य कैसे निकालेंगे? सी के अंकों का माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सी के अंकों का माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए वैसे ही करेंगे कि उसके जो तीनों खेलों में जो उसके रन बने उनको जोड़ देंगे। तो कहते हैं 8 11 और 13 यही बने, तो 8 11 और 13 को जोड़ देते हैं। 8 11 और 13 कुल खेलों की संख्या कितनी हो जाएगी? उसके द्वारा खेले हुए 3, है ना? चौथा तो खेला ही नहीं उसने, एक गेम तो नहीं खेला उसने। अब ऐड कर दें तो भाई 13 और 8 हो जाएगा 21, 21 और 11 हो जाएगा इतना 32/3। चलिए ठीक है, अब 32 को 3 भागों में अगर बांट देंगे तो ये आ जाएगा लगभग 10.67। इतना ही आना चाहिए मेरे ख्याल से। आप और करके देख लीजिएगा, है ना? क्योंकि देखिए 30 को बांट दिया तो 10 हो गए। अब 2 को अगर 3 भागों में बांटेंगे तो वो लगभग 67 के आसपास होना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो अब आपको अंतिम उत्तर में लिखना पड़ेगा कि अतः सभी, ऐसे लिखिएगा, अतः सभी खिलाड़ियों के
माध्य है ना, माध्यों की तुलना करने पर क्या प्राप्त हुआ हमें। अब बताइए, ये तो 10.67 है, ये 4.5 है और ये 12.5 है। सबसे ज़्यादा तो 12.5 ही किसका है, ए का है ना। तुलना करने पर ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, समझ गए आप। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब हम समझते हैं इस प्रश्न क्रमांक 6 को। ये भी बहुत आसान प्रश्न मुझे दिखाई दे रहा है, अभी समझते हैं क्या है। लिखा है कि विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों का एक समूह है। उस समूह द्वारा 100 में से अंक प्राप्त किए गए। अब प्राप्त कैसे किए गए अंक, जैसे 85, 76, 90, 85, 39, 48, 55, 95, 81 और 75। ठीक है, अब समूह के द्वारा विज्ञान की एक परीक्षा में इतने अंक प्राप्त किए गए हैं, तो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाई अभी देखिए पहला ही वाला पहले ही हल कर देते ना हम। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त, यही लिखेंगे, प्राप्त सबसे अधिक अंक, सबसे अधिक अंक। तो बताइए सबसे अधिक अंक कितने हो जाएंगे इसमें से, 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75। तो 95 दिख रहा है मुझे, तो ये 95 लिख दीजिए, 95 है। ठीक, इसके बाद में पहले ही वाले का दूसरा हिस्सा, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक कितने हो जाएंगे, दिख रहे हैं मुझे तो यहाँ से 39 है ना, 39 है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा प्रश्न, दूसरा क्या है, प्राप्त अंकों का परिसर। ठीक है, अभी निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे प्राप्त अंकों का परिसर। क्या है प्राप्त अंकों का परिसर, अधिकतम अंक ऋण न्यूनतम अंक। अधिकतम अंक कितना है, 95, न्यूनतम 39, कितना आ जाएगा, 56 है ना, इतना ही आएगा ना, 56। ठीक है, तो ये भी हो गया यहाँ पे। ठीक, अब तीसरे वाले पे आते हैं। तीसरा क्या है, समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक निकालिए। ठीक है, तो अब माध्य अंक निकालते हैं तीसरे पे। कैसे निकालेंगे, देखिए लिख देंगे समूह, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आसानी से लिख पाऊँ। समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक कैसे निकालेंगे, अंकों का कुल योग, यही करेंगे, बटे संख्या लिख देंगे कुल, है ना, तो लिख देंगे विद्यार्थियों की कुल संख्या। स्पष्ट है। तो चलिए अब इसको देखिए कैसे करना है आपको हल आगे। सबसे पहले तो सारे जो मैच हैं उनके बारे में लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 85, 76, 90, 85, पहले ये लिख देता हूँ, 85, 76, 90, 85। फिर उसके बाद लिखा हुआ है 39, 48, 56, 95, 39, 48, 56, 95 और फिर लिखा है 81 और 75।
ये हो गए। ठीक है, अब एक लाइन यहाँ से इस तरह से खींची जानी चाहिए और बटे में कुल संख्या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10। चलिए अब इनको जोड़ते हैं। तो जोड़ने के बाद में आ गया हमारा 730 और बटे में है 10, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 73 जो है ये उत्तर आ गया है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि अतः समूह द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 73 है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, ये तो हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 6। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। क्या है प्रश्न क्रमांक 7? 6 क्रमागत वर्षों में, यानी एक के बाद एक आने वाले वर्षों में, एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कुछ इस प्रकार थी। पहले साल 1575, फिर बढ़ के 1670 हुई, फिर और बढ़ी 1750 हो गई, फिर और बढ़ी 2013 हो गई, और बढ़ी तो 2540 हो गई, फिर और बढ़ी तो 2820 हो गई। अब कहा जा रहा है कि इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है कि विद्यार्थियों ये लिखेंगे, विद्यार्थियों की माध्य संख्या बराबर क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों की कुल संख्या बटे कुल वर्ष। तो ठीक है, अब इसको करते हैं हम। कुल संख्या लिख देते हैं पहले, है ना, जो दी है। कितनी लिखी है? पहले सबसे पहले लिखा है 1555, धन फिर लिख देंगे 1670, फिर लिख देंगे 1750, फिर लिख देंगे 2013, फिर लिख देंगे 2540, फिर लिख देंगे 2820। स्पष्ट है? लिख दिया हमने। इसके बाद में लिखेंगे इसका कुल वर्ष। तो ये 1 2 3 4 5 6 लिख दिया हमने, है ना। अब इनको जोड़ देंगे। जब आप इसको जोड़ेंगे ना, तो आपके पास में उत्तर आएगा 1 2 3 4 8, 12,348 बटा 6, और ये इससे कट जाएगा तो आ जाएगा 2058। ठीक है। तो अब आपको जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा कि अतः इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों, ऐसे ही लिखेंगे ना आप, कि माध्य संख्या 2058 है। ठीक है, ये हो गया 2058 है। अब ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और बात करनी चाहिए प्रश्न क्रमांक 8 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 8? लिखा है कि एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा काय में मिलीमीटर में निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई है। दिन वर्षा मिलीमीटर में, दिन है सोमवार, मिलीमीटर में वर्षा हुई 0, मंगलवार को 12.2 मिलीमीटर, बुधवार को वर्षा हुई 2.1 मिलीमीटर, फिर गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को हुई 0.0 मिलीमीटर यानी नहीं हुई, शुक्रवार को हुई 20.5 मिलीमीटर, और शनिवार को हुई 5.5 मिलीमीटर, और रविवार को हुई 1 मिलीमीटर, 1.0 मिलीमीटर। अब पहला प्रश्न है कि उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले उत्तर को पहले हल करते हैं। हमेशा की तरह लिखते हैं वर्षा का परिसर।
कैसे निकालते हैं बच्चों वर्षा का परिसर? आपको पता है ना, अधिकतम वर्षा जो हुई उसमें से न्यूनतम वर्षा को घटा देंगे। तो अधिकतम वर्षा क्या हुई हमारी? 20.5 माइनस न्यूनतम वर्षा हुई 0.0, तो आ जाएगा 20.5 मिलीमीटर। स्पष्ट है? ये 2 m लिखे हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अक्षर थोड़े ठीक नहीं है मेरे, लेकिन आप चूंकि बहुत दयालु हैं तो समझ जाएंगे। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप करेंगे, दूसरा लिखेंगे सप्ताह की माध्य वर्षा बराबर से क्या सूत्र हो जाएगा? वही कुल बटे कुल संख्या बटे कुल योग बटे कुल संख्या। तो लिख दीजिए कुल रिकॉर्ड की गई वर्षा और बटे में लिख दीजिएगा कुल दिन। हमें दिन ही तो दिए हैं प्रश्न में, है ना? ठीक है, तो कुल रिकॉर्ड की गई जो वर्षा है वो कितनी आ जाएगी हमारी? उसको कैसे, जैसे पहले लिखा होगा, यहाँ लिख देता हूँ 0.0 धन 12.2 धन 2.1 धन 0.0 धन 20.5 धन 5.5 धन 1.0 हो गया। चलिए एक लंबी लाइन खींच देते हैं यहाँ पे। इसके बाद में बटे में लिख देते हैं कुल संख्या। तो कुल कितने दिन हो जाएंगे? 7 दिन हो जाएंगे, है ना? अब इनको आप जोड़िए। जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपको एकदम से पता चलेगा कि इसका उत्तर तो आ जाएगा 41.3/7, और इसको जब आप हल कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 5.9 मिलीमीटर। चलिए ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब उत्तर कैसे लिखेंगे? उत्तर तो बस यही लिखना था जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है दूसरे का। अब तीसरे पे आते हैं, क्या है? कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही? तो अब देखिए माध्य वर्षा कितनी निकली? 5.9, है ना? तो इससे कम कितने दिन रही? 1 दिन सोमवार को, फिर बुधवार को 2 दिन हो गए, फिर बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को 3 दिन हो गए, फिर रविवार को कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। अच्छा 5.9 है तो शनिवार को 5 दिन हो गए, है ना? तो कुल 5 दिन। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा तीसरे का उत्तर इस तरह से। कैसे लिखेंगे आप? लिखिएगा कि 5 दिन जो कि कौन कौन से हैं वो लिखना पड़ेगा आपको। सोमवार, बुधवार और जैसे जिस भाषा में प्रश्न पूछा गया है ना, बृहस्पतिवार, फिर शनिवार और रविवार को वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। ठीक है, माध्य वर्षा से कम रही। क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है, ये उत्तर इसी तरह से लिखाना चाहिए। अब आते हैं 8 के बाद में प्रश्न क्रमांक 9 पर, और ये मेरे ख्याल से आखिरी प्रश्न है इस प्रश्नावली का। अभी इसे हल कर लेंगे, कोई समस्या नहीं जाएगी। लिखा है प्रश्न में कि 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में मापी गई। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए 10 लड़कियों के। भाई पहली की तो जो ऊंचाई है वो 135 सेंटीमीटर आ गई, दूसरी लड़की की 150 सेंटीमीटर आ गई ऊंचाई, तीसरी लड़की की ऊंचाई 139 सेंटीमीटर है, चौथी की ऊंचाई 128 सेंटीमीटर आ गई, पाँचवीं की 151, छठी की 132, सातवीं की 146 सेंटीमीटर, आठवीं लड़की की ऊंचाई 149 सेंटीमीटर, नौवीं की 143 और 10वीं की 141 आ गई। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर सबसे पहले देंगे। लिखा है सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है?
ठीक है। सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है, ये पूछा तो लिख दीजिएगा आप कि सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई बराबर कितना है सबसे ज़्यादा, इसमें जो लिखा है आंकड़ा ये 151 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरे पे आते हैं। सबसे छोटी लड़की की लंबाई, तो आप लिखेंगे सबसे छोटी लड़की की लंबाई या ऊंचाई बराबर से कितना है 128 सेंटीमीटर। सही कहा ना मैंने। फिर तीसरे पे आएंगे, क्या है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है। तो ठीक है, आप कुछ नहीं करना, लिखना है आंकड़ों का परिसर बराबर अधिकतम ऊंचाई या लंबाई ऋण न्यूनतम ऊंचाई या लंबाई। ठीक है, इस तरह से। तो बराबर कितना आ जाएगा 151 ऋण 128, तो कितना आ जाएगा 23 सेंटीमीटर। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, 23 आ जाएगा। इसके बाद में चौथा वाला करते हैं। क्या है चौथा, लड़कियों की माध्य ऊंचाई यानी लंबाई क्या है। ठीक है, तो लिख दीजिएगा लड़कियों की माध्य ऊंचाई बराबर से क्या लिख देंगे आप, लड़कियों की कुल लंबाई बटे लड़कियों की कुल संख्या, यही लिखेंगे आप, है ना। तो ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं लड़कियों की कुल संख्या, है ना। तो देखिए जो प्रश्न में दिया है वही लिखेंगे। 135 धन 150 धन 139 धन 128 धन 151 धन 132 धन 146 धन 149 धन 143 धन 141। अब एक लाइन खींच देंगे सीधी स्ट्रेट, यहाँ पे खींच दी लाइन। ओके, अब कुल संख्या कितनी हो जाएगी इनकी, 10 है ना। तो 10 हो गया, इनको आप जोड़ देंगे। जब आप इनको जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 1414 बटे में आप वही लिख दीजिएगा 10। तो जवाब आ जाएगा 141.4। एक अंक के पहले दशमलव लग जाएगा क्योंकि 10 में एक शून्य होता है। ठीक, तो ये इतना सेंटीमीटर आपका उत्तर हो गया। इसके बाद में जो पांचवा प्रश्न है, क्या है, कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। अच्छा बताइए, माध्य ऊंचाई या लंबाई कितनी आई, 141.4। तो जितनी भी लड़कियां हैं जो इससे ज़्यादा हैं वही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो गिनते हैं ज़रा, 141.4 से ज़्यादा कितना है, यानी 141 से ज़्यादा। तो देखिए, एक तो हो जाएगा 143, एक 49, एक 46, एक 51 और एक 150, 5 लड़कियां। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसका उत्तर जो है इस तरह से देना होगा। क्या देना होगा आपको, ऐसा देना होगा पांचवे का उत्तर लिखते हुए कि पांचवे के उत्तर में आप लिख रहे हैं कि 5 लड़कियों, ऐसे ही लिखिएगा, है ना, अच्छी राइटिंग में लिखिएगा आप, लेकिन कि ऊंचाई जो है, जो कि कोष्टक में ऐसे लिख सकते हैं आप 150, 151, 146, 149, 143, इस तरह से माध्य
लंबाई से अधिक है, यही आपका जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न तो नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है बहुत अच्छे से बच्चों ये प्रश्नावली समझ में आई होगी, सारे प्रश्न समझ में आए होंगे, कैसे करना चाहिए आपको स्टेप बाय स्टेप ये आपने सीखा होगा, है ना। तो गणित जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से बनेंगे, तो जितना ज़्यादा हो सके आप रिविज़न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको जो है पूर्ण अंक प्राप्त हो सके। क्योंकि याद रखिए, गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें आपको पूरे पूरे अंक मिलते हैं अगर आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप प्रश्नों को हल करते हैं तो। ठीक है, दूसरी बात आप ये ध्यान रखिए कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो बच्चों, तो आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों और परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी बच्चों, अगली नई जानकारी के साथ, नई प्रश्नावली के साथ, नए अध्याय के साथ, नए वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।